देखिए वीडियो में कुछ लाइटिंग का इश्यू आता है, उसको आप देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन पढ़ के अपने से लगाइए। बाकी मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना। आपको पता होगा कि डीसी सीरीज मोटर के लिए हमेशा, सीरीज मोटर के लिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है बहुत ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं फिर से आपके लिए 50-50 क्वेश्चन का MCQs और प्लस जो टेक्निकल के जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी को खत्म किया है, अब मैं चालू करूंगा। आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा AC सर्किट का। तो चलिए, ये 8/1/2013 में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल का है। आप बोलेंगे सर आसान है, आसान लगेगा तो आप अपने से इसको बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, अ स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ डीसी मोटर बिकॉज। डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर जरूरी है, क्योंकि क्या करेगा स्टार्टर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट प्रदान करता है, प्रारंभिक धारा को एक सीमा प्रदान करता है। तो इसमें कहाँ होगा, इट्स लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। ये ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन apparatus विल बी हाई। किसी भी जगह का एफिशिएंसी या किसी मशीन की एफिशिएंसी हाई कब होगा, आपकी दक्षता हाई कब होगी, आपका मार्क्स हाई कब होगा, जब आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो, रॉन्ग स्टेटमेंट कम हो, लॉसेस कम हो। इसमें भी क्या होगा, जब किसी मशीन का लॉसेस मिनिमम होता है ना, हानि मिनिमम होगा, हानि न्यूनतम होगा, तभी वह क्या है, उस उसका एफिशिएंसी अधिक होगा, ठीक है ना, हाई होगा। नंबर थर्ड बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डीसी मोटर का बात कर रहा है कि डीसी मोटर के डायरेक्शन को, घूमने की दिशा कैसे उल्टी जाती है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर इज रिवर्स्ड बाय। क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिंग सप्लाई कनेक्शन। नहीं भाई, ये गलत है। रिवर्सिंग आर्मेचर कनेक्शन, ये एक सही ऑप्शन दिख रहा है। इंटरचेंजिंग आर्मेचर एंड फील्ड कनेक्शन, ये गलत है। कभी भी आर्मेचर और फील्ड को इंटरचेंज करना, ये स्पीड चेंज करने का जनरल मेथड नहीं है। एडिंग रेजिस्टेंस टू द फील्ड सर्किट, ये रेजिस्टेंस ऐड करने से स्पीड चेंज होता है, लेकिन घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट के कनेक्शन को क्या करना, रिवर्स कर देना, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ सीरीज मोटर एट नो लोड। आपको मालूम होना चाहिए कि सीरीज मोटर, अगर मैं नो लोड पर अगर सीरीज मोटर को चालू करूंगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, इन्फिनिटी में चले जाता है। आपको पता होगा कि डीसी सीरीज मोटर के लिए हमेशा, सीरीज मोटर के लिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है बहुत ज्यादा। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका यूज करते हैं हमेशा ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन हो गया, क्रेन्स हो गए, ये सब जगह में डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। और नो लोड पे कभी इसको ऑन नहीं करते। नो लोड पर कभी भी ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है डीसी सीरीज मोटर के बारे में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी। फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन। अगर किसी डीसी शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जाए, डीसी शंट मोटर बनेगा कैसे, तो आपको मालूम है ये शंट होता है और ये आ गया इसका, ये ब्रश हो गया, ये बनता है ऐसे डीसी शंट मोटर। मोटर है तो करंट अंदर आएगा। तो डीसी शंट मोटर में बोल रहा है कि अगर फील्ड क्या हो, ओपन हो जाए, फील्ड क्या हो जाए, ओपन हो जाए। फील्ड का मतलब है ये ओपन हो जाए, ये हट जाए भाई, ये हट जाएगा तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यू रन इट्स रिलेटिव स्पीड, गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम वेरी हाई। ये क्या बन जाएगा, इसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत उच्च गति से घूमना चालू कर देगा, ठीक है ना। सीरीज मोटर जैसा काम करने लगेगा और ये बहुत तेज घूमना चालू कर देगा। नंबर 6,
वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा बेटा, क्योंकि ये वीडियो लाने में, बनाने में, ये आपके लिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में करके मैं खुद कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय जाता है, बट आपके लिए जरूर करूँगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है, एज द लोड इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ शंट मोटर। अगर किसी शंट मोटर का लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, शंट मोटर की गति क्या होगी। लोड बढ़ाने से शंट मोटर की जो गति होगी ना, रिड्यूस स्लाइटली, उसकी गति क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होना चालू होती है जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं। साइकिल के एक आधे हिस्से के दौरान प्राप्त अधिकतम मान को क्या करते हैं। यहाँ जो साइकिल है ना, ये वक्र का बात कर रहे हैं, साइकिल का मतलब ये ऐसा। तो एक आधे हिस्से के लिए दौरान अधिकतम मान को हम क्या बोलेंगे, तो यही आधा हिस्सा है, इसका अधिकतम मान को ही हम लोग बोलते हैं पीक मान, या इसी को बोलता हूं अधिकतम मान, या इसी को बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को बोलता हूं मैं क्रेस्ट वैल्यू। ठीक है, इतना सारा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये क्या होगा, पीक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AC का रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान डैश के बराबर होता है। AC का वर्ग माध्य मूल मान हमेशा एक इफेक्टिव वैल्यू होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी मान होता है, प्रभावी मान के बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान, कि किसी एक क्षण में उसकी वैल्यू क्या आएगी। कोई ऐसी सर्किट कितने 10वें सेकंड में कितना कर्व पहुंच गया, 20वें सेकंड में कितना पहुंच गया, ये सब बताता है कौन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर फॉर अ प्योर साइन वेव इज, एक शुद्ध साइनोसॉइडल के लिए फॉर्म फैक्टर को बोला जाता है रूप गुणांक। ठीक है ना, रूप गुणांक का मान क्या होगा, तो हमेशा फॉर्म फैक्टर के रूप गुणांक की वैल्यू 1.11 होती है, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वोल्टेज का आरएमएस मान, बटे वोल्टेज का एवरेज मान, वोल्टेज का औसत मान। ठीक है ना, कहीं पर भी एक पूर्ण साइनोसॉइडल के लिए वोल्टेज का आरएमएस मान होता है Vm/√2, जहां V है मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू होता है 2Vm/पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा π/2√2, और इसी की वैल्यू आती है 1.11। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि Vm हमेशा होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1.11। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज 90 डिग्री द पावर इज। अगर करंट और वोल्टेज 90 डिग्री के फेज में अंतर है ना, तो पावर क्या होता है, पावर होता है हमेशा VI cos phi। अगर फेज बोल रहा है कितना, वोल्टेज और करंट का फेज कितना बोल रहा है 90 डिग्री, तो VI cos हो जाएगा 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये जो पावर आ जाएगा ये आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी का पीरियड सबसे ज्यादा है। आपको पता है बेटा, टाइम पीरियड होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा ना, उसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा। आवृत्ति के कम होने पर आवर्त काल बढ़ जाता है ना, क्योंकि आवर्त काल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इनमें से किसका फ्रीक्वेंसी पीरियड सबसे लंबा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। 100 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज का जो आवर्त काल होगा ना, वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये ऐसे इसको बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द नेट रिएक्टेंस इन RLC सर्किट। RLC सर्किट का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसमें R भी हो, L भी हो, C भी हो। तो इसका नेट रिएक्टेंस, नेट होता है नेट रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को बोला जाता है मूल। अगर मैं देखें तो इसको बोलते हैं प्रतिघात। तो नेट प्रतिघात जो आएगा ना, हमेशा आता है XL - XC या फिर XC - XL। मैं आपको और बताना चाहता हूं, XL का मान होता है हमेशा
2 पाई FL और XC का मान होता है 1/2 पाई FC, जहां XL को बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात और XC को बोला जाता है संधारित्र प्रतिघात। XL को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर ध्यान देने वाला और बात है कि यही सीरीज RLC सर्किट में ना हमेशा एक अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। अनुनाद स्थिति, इसे कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। इसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कंडीशन। और यही रेजोनेंस कंडीशन होता है जब आपके किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। जब प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाता है अनुनाद की स्थिति। और इस अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति आती है ना, इसे कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति, जिसे दर्शाया जाता है 1/2 पाई √LC। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुनाद की स्थिति में आपको मालूम है कि Z बराबर होता है R + J XL - XC। इसे कहा जाता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस है, XL और XC बराबर हो जाते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो Z बराबर हो गया R, तो I बराबर होता है V/Z। तो Z कम हो गया ना तो धारा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे लिए काम का चीज ये है कि अनुनाद की स्थिति में हमेशा जो Z होगा सर्किट का इम्पीडेंस वो मिनिमम होगा और जो धारा होगी वो हमेशा मैक्सिमम होती है सीरीज कनेक्शन के लिए। ये JEE और AE लेवल के लिए है, बाकी सब ITI के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ITI वाले इतना चीज नहीं पढ़ते लेकिन कभी भी पेपर में देता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। यही अगर पैरेलल रेजोनेंस का बात करता है ना, समांतर अनुनाद की स्थिति में, तो यहाँ ये उल्टा हो जाता है, Z मैक्सिमम हो जाता है और I मिनिमम हो जाता है। ठीक है ना, ये किसका कंडीशन है? ये सीरीज रेजोनेंस का है, सीरीज रेजोनेंस के कंडीशन में। और ये आ रहा है पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में। क्लियर है, इसको मैं बहुत बार बताया हूं, याद रखिएगा। देखो सेम क्वेश्चन दे दिया यही वाला, द फॉर्मूला फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F। ये F आ रहा, कुछ नहीं बोला है तो मैं हमेशा यही लूंगा कि सीरीज कनेक्शन का बात कर रहा है कि जब R, L और C तीनों सीरीज में होंगे तब रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया LC तो होगा नहीं, 1/LC भी नहीं होगा, 1/2 पाई √LC, ये मेरा आंसर होगा। अगर F की जगह ना ओमेगा R बोलता तो ओमेगा होता है हमेशा 2 पाई F। ध्यान रखिएगा, अगर ओमेगा R बोले रहता ना तो ये मेरा F का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √LC। तो 2 पाई इधर चले जाएगा ना तो ये F × 2 पाई बराबर 1/√LC और यही मेरा कहलाता ओमेगा R। इसको बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू होता है 1/√LC। ऑप्शन नंबर बी, अगर F की जगह ओमेगा R पूछे रहता तो आंसर ये आता। ठीक है, सारे चीजों के बारे में बता रहा हूँ, कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं है बेटा, है ना, नहीं तो हम लोग क्या है फंस जाएंगे फिर। ठीक, देखिए लिखा है द ऑयल यूज्ड इन द स्मॉल ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड। एक ऑयल क्या करेगा, छोटे ट्रांसफॉर्मर में क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? कूलिंग ओनली, इंसुलेशन ओनली, इंसुलेशन एंड कूलिंग या लुब्रिकेशन। तो हमेशा इंसुलेशन एंड कूलिंग ऑयल प्रदान करता है, हमेशा कहीं का भी ऑयल। ठीक है ना, कल ही देखिए मैंने आपको जो सर्किट पढ़ाया हूँ विद्युत का, उसमें जूल का नियम भी आया था, जूल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, RRB JEE में भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना, तो जूल का नियम बताता है कि किसी कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती है। तो H बराबर होता है I² R × T। जो भी धारा होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है, वॉट नहीं है, हमेशा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यही जो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा होगी ना, यही इस प्रतिरोध के भी प्रोपोर्शनल होगी। और यही जो ऊष्मीय ऊर्जा होगा कितने टाइम के लिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसके भी प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका जो यूनिट होता है ना, ये हमेशा निकलता है कैलोरी। ध्यान रखिएगा, कैलोरी।
क्योंकि ऊर्जा है तो आप बोलेंगे जूल भी तो लेते हैं ना, ऊष्मीय ऊर्जा की वैल्यू हमेशा कैलोरी में हम देते हैं व्यावसायिक रूप से। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम्स का नियम किसी कंडक्टर में प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? ओम का नियम उत्पन्न होने वाली धारा इसके समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होता है? V के। तो वोल्टेज ऑप्शन नंबर बी, या V समानुपाती होता है I के, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं तो V बराबर I इंटू R होगा, जहां रेजिस्टेंस कहलाता है, और R बराबर होता है V बटे I। ये V और I का स्लोप ही होता है रेजिस्टेंस, जो ऐसे बनता है। ये वोल्टेज, ये धारा, ये जो ढाल है ना इसका, ये ढाल ही मेरा कहलाएगा रेजिस्टेंस। लीनियर होता है बेटा ये, और रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसका यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को मैं बोलता हूं ओम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हीट लॉस इज मेजर्ड इन, कहीं पे भी हीट लॉस को कैसे मेजर करेंगे? हीट लॉस हमेशा वॉट पे चलता है, वॉट। अगर ऊष्मीय ऊर्जा बोलता ना, ऊष्मीय ऊर्जा का बात बोलता, तो ऊष्मीय ऊर्जा को मैं बोलता कैलोरी। ये कैलोरी होगा ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना। और जनरली कोई से भी ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। और ये वॉट हमेशा होता है पावर का मात्रक। लॉस भी एक प्रकार का पावर है ना, हानि है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। BOT यूनिट इज इक्वल टू, BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT यूनिट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और ये BOT यूनिट हमेशा होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर। आप मुझे बताएंगे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू डैश जूल। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि पावर वाला जो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ था, आप देखिएगा और मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है पेपर में। 20 डैश इज एन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन एक निज अर्धचालक है इसमें से? तो आप देखेंगे माइका होगा नहीं, कॉपर होगा नहीं, सिलिकॉन रहता है लेकिन विथ बोरोन है तो ये भी नहीं होगा, जर्मेनियम आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम या सिलिकॉन एक निज अर्धचालक है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आप बोलेंगे इंस्ट्रिंसिक किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार का प्योर सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक आता है ना, तो उसमें क्या होगा? हम लोग का एक पी टाइप होगा, एक एन टाइप होगा, जिसको हम लोग को बनाना पड़ता है डोपिंग मिला के, अशुद्धियां मिला के हम उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ये सब मैंने अर्धचालक के एक पूरे कंप्लीट वीडियो में बताया हुआ है, टेक्निकल के चैनल पे आपको मिलेगा। इसमें भी मैं लिंक अप दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज मिलेगा। जेनर डायोड इज यूजुअली ऑपरेटेड इज, जेनर डायोड क्या होता है? जो रिवर्स बायस में मोड पे यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर में, डायोड में मैंने सारा चीजें समझाया है, आप आराम से देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है ना। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज वायर इज, एक फ्यूज वायर में जो मटेरियल यूज होने वाला कौन सा मटेरियल होता है? निकल होगा नहीं, कोबाल्ट होता नहीं है, टिन नहीं होता, क्या होता है? एल्यूमिनियम सबसे अच्छा चालक होता है फ्यूज वायर के लिए, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर। एक डीसी मोटर का जो दिक् परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर को इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ये क्या काम करता है बेटा? एक्ट एज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओनली, जो फिसलने वाले कॉन्टैक्ट के लिए काम करे। रिवर्स द करंट इन द इंटरनल सर्किट। एक्ट एज अ बियरिंग फॉर द कम्यूटेटर, गलत है। रिवर्स द करंट इन द लोड सर्किट, ये गलत है। हमेशा इंटरनल सर्किट में ना करंट को क्या करता है? रिवर्स करता है। एसी को डीसी, डीसी टू एसी, ऐसा एक प्रकार का इसको बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ, ट्रांसफॉर्मर का कोर किससे बना होता है? आयरन से नहीं भाई, स्टील से नहीं, कास्ट आयरन से भी नहीं, ये सिलिकॉन स्टील से बना होता है। 3 से 4% क्या करते हैं हम? सिलिकॉन में स्टील मिलाते हैं बेटा, जिससे क्या होता है? एडी करंट लॉस रिड्यूस होता है। एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। तो बहुत बार पूछता है कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमेशा सिलिकॉन स्टील से कोर को लेमिनेट किया जाता है, पटलित किया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन किससे बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, तो योक के लिए बनाते हैं, कास्ट आयरन से। ठीक, ये सब ध्यान में रहेगा। चलिए अगला, द टाइप ऑफ वाइंडिंग इन सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बोल रहा है, तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हमेशा सैंडविच टाइप वाइंडिंग करते हैं। अगर यही कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बोले रहता, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमेशा हम लोग सिलिंड्रिकल वाइंडिंग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत पूछता है आपसे, इतने बार देगा। ट्रांसफॉर्मर का मैंने कंप्लीट एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी टेक्निकल चैनल पे आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको अच्छे से उस चीज़ों को मैंने समझाया है, एक कंप्लीट पूरा पैकेज डाल दिया मैंने, उसके बाहर को आपको देखना ही नहीं है। उसमें 2-3 टॉपिक और हैं, आप अलग से बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन एक एग्जाम के लिए अगर आपको रिवीजन करना है तो वो बेस्ट वीडियो है। ठीक है ना, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। फिर अगला बोल रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मर में ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 10 केवी रहता है ना। ऑप्शन में देखिए, बुक में 30 केवी भी बोलता है, लेकिन इस जगह पे आयोग क्या है ना, इसको वो कर दिया, अमान्य कर दिया है। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो 30 केवी देगा, लेकिन जो आयोग जब इसका आंसर जो रिवाइज दिया था ना, तो 10 केवी लिया है। मैं बोलूंगा हमेशा 30 केवी पे जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा 30 किलो वोल्ट तक होना चाहिए किसी भी ट्रांसफार्मर में ऑयल का। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। पावर इन अ 3-फेज डेल्टा सिस्टम विद बैलेंस लोड इज इक्वल टू, पावर हमेशा होता है √3 VLIL cos phi, तो ये होगा √3 VLIL cos phi। क्लियर है। फॉर एन अनबैलेंस लोड विच कनेक्शन इज सुटेबल, अनबैलेंस लोड के लिए कौन सा कनेक्शन सुटेबल होता है, तो अनबैलेंस लोड के लिए हमेशा 4 वायर स्टार कनेक्शन लोड हमेशा क्या होगा, सुटेबल होता है। 4 वायर का मतलब होगा 3 फेज वाला, ऐसा एक R, एक Y, एक B, और यहां से एक न्यूट्रल निकल गया N, तो ये R, Y, B और N। यहां पर 4 वायर स्टार कनेक्शन के लिए अनबैलेंस लोड के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, what is the minimum number of wattmeter is required to measure unbalanced power for 3-phase system, 3-फेज सिस्टम में अनबैलेंस्ड पावर को मेजर करने के लिए कम से कम कितने वाटमीटर की आवश्यकता होती है, तो 3 फेज है ना, तो 3 वाटमीटर तो लगाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक थ्योरम होता है ब्लंडर्स थ्योरम, आपको याद है ब्लंडर्स थ्योरम, आपको बोला जाएगा कि कितने वाटमीटर लगाना है, वाटमीटर की संख्या जो होगा ना, वाटमीटर की संख्या हमेशा निकलता है n-1 फेज, मतलब जो भी फेज होगा ना, जैसे ये बोल रहा है कितना 3 फेज बोला है ना, तो 3-1 कर देंगे तो कितना आएगा 2 वाटमीटर निकल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस पावर बोला है ना, तो अनबैलेंस के लिए आपको 3 लगाना पड़ेगा, 2 से भी निकल जाएगा। इसका आंसर 3 भी होगा, 2 भी होगा। आयोग ने 3 आंसर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड इन डैश, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, किलोवाट नहीं होती, ये मोटर के लिए होता है। किलो वोल्ट तो वोल्टेज का यूनिट होता है, केवीए रहता है। ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर दोनों का, या जनरेटर बोलो चाहे अल्टरनेटर बोलिए, इस सभी का यूनिट क्या होता है, मतलब रेटिंग केवीए में रहता है। किलोवाट आवर ये यूनिट होता है एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। इन अ प्योर रिएक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज, शुद्ध रिएक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। रिएक्टिव सर्किट बोला है बेटा, ध्यान रखिएगा, रिएक्टिव बोल रहा है, रेजिस्टिव नहीं बोल रहा है। तो रिएक्टिव में पावर फैक्टर होता है cos phi इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई R। हमेशा यहाँ का पावर फैक्टर जो होगा ना, लैगिंग आएगा। लेकिन शुद्ध रेजिस्टिव बोले रहता ना, रेजिस्टिव, शुद्ध रेजिस्टिव बोले रहता तो हमेशा पावर फैक्टर आता है यूनिटी, क्योंकि पावर फैक्टर आता है cos phi इक्वल टू
R बाई Z, तो Z भी R हो गया, तो R से R कट गया, तो पावर फैक्टर यूनिटी आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? लैगिंग। प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता ना तो लीडिंग आता है। ये किसके लिए आता है? कैपेसिटिव, संधारित्र के लिए आता है प्योर कैपेसिटिव। ये लैगिंग किसके लिए आएगा? रिएक्टिव के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये cos phi 1 किस में आएगा? प्योर रेजिस्टिव के लिए, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में रखना है। द पावर फैक्टर ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप बल्ब इज, है ना। एक इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है? तो एक इनकैंडेसेंट बल्ब का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी में जाता है, यूनिटी, है ना, क्योंकि इसमें फिलामेंट में रेजिस्टेंस यूज होता है, तो प्योर रेजिस्टेंस है तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी चला जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ इज यूज्ड फॉर, इज एप्लीकेबल टू। किरचॉफ लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है? किरचॉफ लॉ एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट ओनली, पैसिव नेटवर्क ओनली, या एसी एज वेल डीसी सर्किट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसी एज वेल एज डीसी, है ना। इसको आयोग ने कैंसिल कर दिया, जबकि इसका रियल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे ना जो आयोग हटा देता है, तो हटा देना है मतलब ये नहीं है कि अपने को छोड़ देना है, हम उसको लेंगे, आंसर बनाना है, क्लियर है। ये ऑप्शन नंबर डी। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज, हमेशा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है V2/V1, E2/E1, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। आप बोलेंगे N2/N1 भी तो होता है, जी हाँ ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल रहा है ना, तो हमेशा E2/E1 इज अवर करेक्ट आंसर। अभी इसको नहीं लेंगे ना N1/N2, ये E1/E2 ना वोल्टेज टर्न्स रेशियो हो जाएगा, वोल्टेज टर्न्स रेशियो, ठीक है। ये टर्न्स रेशियो का उल्टा ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप और क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने का कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हट गया था, देखिए बोल रहा है द फुल लोड कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज 40 वॉट एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। एक ट्रांसफॉर्मर का ना फुल लोड कॉपर लॉस दिया है 400 वॉट दिया है फुल लोड पर, हमको बताना है कि हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा। हाफ लोड पर हमेशा जो कॉपर लॉस आता है x² PCFL होता है। ये PCFL का मतलब है फुल लोड कॉपर लॉस, x का मतलब है ये हाफ लोड है ना, तो x की जगह हो जाएगा 1/2। अगर मेरे को बोलता 3/4 लोड पर क्या होता है, तो 3/4 लोड पर कॉपर लॉस आता है x² इंटू PCFL, तो x की जगह अब मैं लिख देता 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको हाफ लोड पे निकालना है, तो x की जगह का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू PCFL दिया है 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 400, 4 से 4 कट गया बेटा, कितना आ गया 100 वॉट। अगर 3/4 बोले रहता ना तो 3/4 के लिए 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 400 हो जाता, तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 25 9, और ये 25 दिया कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4, इसको करता तो जितना आता वो क्या हो जाता वॉट कॉपर लॉस आ जाता, ठीक है। तो फुल लोड के लिए हमेशा फुल लोड का मतलब होगा x बराबर 1। फुल लोड का मीनिंग होता है किसी जगह पर सारे लाइट पंखे बिजली एसी वेसी जितना है सब चालू कर दिए, वो फुल लोड होगा। हाफ का मतलब होगा जैसे आपके रूम में 4 ट्यूबलाइट है तो आपने सिर्फ 2 ही चालू किया, 2 को कैंसिल कर दिया, 2 को बंद कर दिया, तो ये सब रहता है फुल लोड है। हाफ लोड का मीनिंग होगा, हाफ लोड का मतलब होगा x = 1/2, क्लियर है। 3/4 लोड का मतलब होगा, 3/4 लोड का मतलब है x = 3/4, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये ऐसा न्यूमेरिकल बहुत आता है, जेई वगैरह के पेपर में भयानक पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ये और कुछ नहीं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है। तो पीएमएमसी के बारे में हमेशा ये डीसी सर्किट के लिए हमेशा यूज होता है, और पीएमएमसी में हमेशा ये ध्यान रखेगा कि इसमें ना एडी करंट डैम्पिंग,
एडी करंट डैम्पिंग यूज किया जाता है, डैम्पिंग। दूसरा नंबर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है। और इसमें तीसरा बेस्ट फॉर डीसी मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। ये हमेशा डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होगा। और ये ऑलवेज रीड हमेशा डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, औसत मान को ये हमेशा क्या करता है, देता है ना, हमेशा एवरेज वैल्यू बताता है। ये चार चीजें इसमें याद रखना है आपको, एडी करंट डैम्पिंग, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, और इसमें अगर बताना है तो एक ये भी बोल सकते हैं हाँ ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। ये इतना चीजें इसमें यूज किया जाता है। अगला है अ स्लो स्पीड अल्टरनेटर इज जनरली नोन एज। स्लो स्पीड का मतलब होता है सेलियंट पोल। सेलियंट पोल का जो स्पीड होता है ना 120 से 400 आरपीएम का होता है। तो सेलियंट पोल बहुत ही कम उसमें देखेंगे 120 से 400 आरपीएम। तो टर्बो जनरेटर ये गलत है भाई, इसको बोलते हैं सुपर, एक टाइप का ये अल्टरनेटर जो सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है इसको टर्बो बोलते हैं। तो ये होगा नहीं, नॉन सेलियंट भी नहीं होगा। वाटर व्हील जनरेटर या इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो यूज होता है ये वाला हाइड्रो टर्बाइन, इसको बोल सकते हैं हाइड्रो टर्बाइन इसी का। तो इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यही है स्लो स्पीड अल्टरनेटर, ठीक है। तो हाइड्रो टर्बाइन में यूज किया जाता है। एन इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर, ये डायनेमिक नहीं है, डायनेमोमीटर, कैन बी यूज टू मेजर। एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज, बट एसी रेक्टिफिकेशन इस सर्किट नहीं, गलत है। ये एसी एज वेल एज डीसी के लिए यूज किया जाता है। बेस्ट होता है बेस्ट फॉर पावर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट ये पावर के लिए यूज करते हैं। तो एसी एज वेल एज डीसी के लिए यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा पीएमएमसी हमेशा डीसी में यूज होता है। एसी के लिए बेस्ट होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है। और पावर के लिए बेस्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। ये भी मैंने इंस्ट्रूमेंट के उसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अगला बोल रहा है मैगर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। मैगर क्या होता है भाई, ये क्या काम करता है मैगर। तो मैगर किस चीज को मापने का उपकरण है, तो लो रेजिस्टेंस नहीं भाई, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल नहीं, क्यू ऑफ अ कॉइल का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ये भी मेजर नहीं करते हम, हमेशा मैगर का यूज करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। जो अर्थ का जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है ना उसको यूज करते हैं विद्युत रोधी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। मैगर एक हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है जिसको हाथ से ऐसे घुमाया जाता है। अब तो थोड़ा एडवांस आ गया है, लेकिन पहले का आप मैगर देखेंगे ना हाथ से ऐसे घुमाते थे, इसीलिए मैगर को एक और नाम से कहा जाता है, मैगर को बोला जाता है हैंड ड्रिवन जनरेटर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। 39 है अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, इट्स आयरन लॉस इज 500 वाट, इट्स कॉपर लॉस विल बी। यदि ट्रांसफार्मर अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर रहा है तो और उसका आयरन लॉस 500 वाट दिया है तो कॉपर लॉस क्या होगा। आपको पता है बेटा आयरन लॉस के मैक्सिमम एफिशिएंसी में आयरन लॉस किसके बराबर होता है, कॉपर लॉस के बराबर होता है अधिकतम दक्षता की स्थिति में। तो आयरन लॉस अगर 500 वाट दिया है ना तो कॉपर लॉस भी क्या होगा 500 वाट ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान ये रखना है कि अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा बेटा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आपको जल्दी ये सब क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये सब लगेगा कि बहुत आसान है और पेपर आपको जनरली इजी ही मिलेगा। कभी कोई पेपर बहुत टफ नहीं देता, एक दो पेपर ऐसा आ जाता है, आपको पेपर हमेशा ये इजी ही मिलेगा। उस इजी पेपर पे अपने को ध्यान रखना है। पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट,
पावर ट्रांसफार्मर को किसके लिए डिजाइन किया जाता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो हमेशा ये अपने फुल लोड के आसपास इसको डिजाइन करते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर को ऐसा बनाते हैं ना कि हमेशा वो अपने फुल लोड पर काम कर सके, तो फुल लोड का कंडीशन पे काम रहेगा, ठीक है। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब ये है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, आवृत्ति बराबर होता है साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में चक्रों की जो संख्या होती है उसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है 50 हर्ट्ज। 10 पोल दिया है पी की वैल्यू, तो मोड सिंक्रोनस स्पीड बढ़ाना है। आपको पता है बेटा ns इक्वल टू क्या होता है? 120 f अपॉन पी होता है। तो 120 f की वैल्यू 50 दिया है, पोल्स की वैल्यू 10 दिया है, 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60 और ये 600 आरपीएम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर सर क्या होता है भाई? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता भाई, नॉट सेल्फ स्टार्ट, इसेंशियली सेल्फ स्टार्ट या नन ऑफ द अबव। तो नॉट सेल्फ स्टार्ट होता है, इसको हमको डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर को हम एक प्रकार का डबली एक्साइटेड होता है, इसके स्टेटर पे भी सप्लाई दिया जाता है और रोटर को एक्साइट करने के लिए अलग से एक डीसी एक्साइटर भी लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। The motor in which stator and rotor magnetic field rotate in the same speed, ऐसा कौन सा है जिसमें रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड सेम उसमें घूमता है, सेम टू सेम? तो ये है सिंक्रोनस स्पीड। आपको पता है स्लिप की वैल्यू होती है ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। तो जब स्टेटर का स्पीड, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाता है, उस स्थिति में स्लिप 0 होता है और सिंक्रोनस मोटर में स्लिप 0 होता है, इसीलिए ये सिंक्रोनस स्पीड पर काम करता है बेटा। ns इक्वल टू 1500 आरपीएम में ये काम करता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये 1500 आरपीएम में काम करता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो सारे मशीनों में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 90 से 98% एफिशिएंसी आती है। सारे मशीनों में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। दो ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग ऑन देयर, किस जो लोड शेयर होता है ना हमेशा केवीए रेटिंग के समानुपाती होता है। केवीए जितना होगा ना तो हमेशा अपनी रेटिंग के अनुसार वो क्या करेगा? लोड को शेयर करेगा। कब? व्हेन पर यूनिट इंपेडेंस आर सेम, पर यूनिट इंपेडेंस आर सेम, ठीक है। तो पर यूनिट इंपेडेंस भी यहाँ पर सही होगा, लेकिन हमेशा लोड जो शेयर होता है केवीए रेटिंग के हिसाब से चलता है, ठीक है। The difference between the synchronous speed ns and the actual speed n of the rotor is known as slip. It can be expressed in, अभी मैंने आपको बताया स्लिप जो होता है ना ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns इंटू 100 पर चलता है। इस फॉर्मूले पे हमेशा स्लिप चलता है, तो ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। टाइप ढंग का हुआ नहीं है, लेकिन पहला ही ऑप्शन सबसे सही है, ठीक है। अ मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ, एक मल्टीमीटर क्या होता है? जो वोल्टमीटर और एमीटर होता है। बिल्कुल, मल्टीमीटर में आप वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर में ये भी मेजर करते हैं, करंट मीटर, ओम मीटर ये भी कर सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। वोल्टमीटर, करंट एंड ओम मीटर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है मल्टीमीटर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। A relay is used for protection of motor against overload. ओवरलोड से बचने के लिए किस टाइप के रिले का यूज किया जाता है? तो आपको बताना है कि मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए किस टाइप का रिले यूज करते हैं। थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इंपीडेंस रिले या बुकोल्स रिले। तो ओवरलोड के कंडीशन से मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक प्रकार का मोटर यूज करते हैं, ये है थर्मल रिले। हमेशा ओवरलोड की स्थिति में थर्मल रिले का उपयोग किया जाता है। Which of the following circuit breaker can be installed at 400 kV line? इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है
जो 400 केवी लाइन पर यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जेई वाले लोग बनाते हैं इसको, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 49 का आप मेरे को आंसर बताएंगे कि किसका कितने रेटिंग पे ये हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको जरूर बताना है बेटा, 49 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बता मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा और जिसका सही आंसर होगा उसमें मैं बाकायदा हार्ट भी दूंगा और उसमें आंसर को मैच भी कराऊंगा कि हाँ भाई आपको और किस किस जगह पर कौन कौन से सर्किट ब्रेकर कितने रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, आपको इसका आंसर बताना है। और जस्ट इसके पीछे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर बताना है। आप वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, अभी पीछे वाला में था, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं ना, आप उसी टाइम आंसर देने का कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Which of the following contact point has the highest melting point? इनमें से किस कांटेक्ट पॉइंट का गलनांक सबसे अधिक है, बताओ बेटा किसका गलनांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे सिल्वर, टंगस्टन, गोल्ड या कॉपर। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, तो किसका गलनांक सबसे अधिक होगा। तो हमेशा इसमें जो गलनांक सबसे अधिक होगा ना वो है कॉपर, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। सिल्वर विद्युत का एक अच्छा चालक है, सबसे बेस्ट चालक है, अच्छा चालक है, ठीक। चलिए ये था 50 क्वेश्चन जो हमको करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा ये था वो 50 क्वेश्चन जो आपको करवाना था। कल के क्लास में मैं फिर आपको और 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे कर करके हर 2 दिन में आपको मैं पूरा 100 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा। आप एएलपी और जेई के पेपर तक में ना करीब नहीं भी तो 500 से 600 क्वेश्चन कर लिए रहेंगे। देखिए वीडियो में कुछ लाइटिंग का इशू आता है, उसको आप देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन पढ़ के अपने से लगाइए। बाकी मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना, तो उसके हिसाब से करिए। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ बेटा, कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं एकदम करोड़ों रुपए का एक सेटअप लगा लूँ और दूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक लिमिट में ही सारा चीजें कर सकता हूँ। मैं आपके लिए बोर्ड अवेलेबल करा दिया जो मैं अपने सामर्थ्य से कर सकता हूँ, और 3-4 लाइट और लगवा लूंगा मैं। बाकी देखिए मैं एकदम इसको सेट नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं है बेटा कि मैं एकदम यहाँ एक टाइपिस्ट बैठा दूं, वहां 4 लोग को बैठा दूं। मैं ये सब नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मैं बस मेरे को जो पता है ना, मैं आपके लिए यहाँ पर बनाने का कोशिश करता हूँ। तो जरूर देखा करिए इस चीजों में, क्योंकि आप कभी भी आपको ना पूरा डिटेल में कोई समझाएगा नहीं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे दे के छोड़ देते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शन के पीछे का कारण भी बताता हूँ, इसीलिए भले वीडियो लंबा होता है लेकिन ये बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।